देखिए ये जो फैसला बीजेपी बैठ के वहां कर रही है, उनको अभी असल चीज का पता ही नहीं है। देखिए नौकरियों का मामला तो है ही है, आपने डीजल का दाम कितना बढ़ाया, आपने महंगाई कितनी बढ़ाई, आपने पेट्रोल का दाम कितना बढ़ाया, आपने बुलडोजर से गरीब लोगों का घर तोड़ा, आपने उस लोगों को घर तोड़ा जिनके पास कागजात थे। आप ये क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ये शासन नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में एकदम हिटलरशाही चल रही है, जो चाहते हैं वो करते हैं। और ये जो हाथरस में दलित और बैकवर्ड क्लास के लोग मारे गए, उसमें इन लोगों ने क्या किया? उसमें न एसडीएम को सस्पेंड किया, न इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया, न एससीओ को सस्पेंड किया, न डीएम का ट्रांसफर किया, न एसपी का ट्रांसफर किया, न वहां एम्बुलेंस का इंतजाम था, न वहां फायर ब्रिगेड का इंतजाम था। आप ये कर क्या रहे हैं? कौन सा शासन कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी वहां पहुंचे तो क्या कार्रवाई किया उन्होंने? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हाँ। और किसी को बर्खास्त नहीं किया, किसी का ट्रांसफर नहीं किया। तो ये देश जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है कि आप कर क्या रहे हो। सर देखिए खान साहब, सवाल यही कि दलित क्यों रूठे हुए हैं, ओबीसी क्यों रूठे हुए हैं, और यहाँ पर अगर बीएसपी की बात करें सर तो 44% जाटव जो है वो -24%। अगर हम इस लोकसभा चुनाव की देखें, यानी बीएसपी से भी छटके हैं दलित। इसके अलावा अन्य दलित की बात करें तो 15 मिले, यानी -15, यानी -15% का नुकसान सीधे सीधे तौर पर बीएसपी को। क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, वजह बस यही है। देखिए ये इन लोगों ने जो भ्रम फैलाया कि संविधान बदल जाएगा। बीएसपी तो बड़ी पार्टी दलितों की, तो उनको तो आप बीएसपी की तरफ क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं चलेगी बीएसपी की तरफ? 10% वोट कम नहीं होता है। नहीं गए तो अब अरे 44% में अगर मतलब आपको अगर 24% का नुकसान हो जाए सर, कौन सी बड़ी बात है? 24% का बड़ा नुकसान मानते हैं, छोटा नुकसान है सर? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले पार्लियामेंट में 2 एमपी हुआ करते थे, आज कैसे इतने एमपी हो गए? तो हमारे तरफ नहीं आए दलित, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम राजनीतिक तौर से, मेरी चिंता है ही नहीं। मेरा सवाल है, सवाल को चिंता क्यों समझ रहे हैं? मैं कौन होती हूँ बीएसपी की चिंता करने वाली, या बीजेपी की, या समाजवादी पार्टी की? मैं सवाल पूछ रही हूँ, सवाल पूछने का हक दे दीजिए सर, कि उसको भी चिंता में जोड़ देंगे। चिंता और सवाल दोनों अलग चीजें हैं सर। मैंने सवाल पूछा है, सवाल मैंने पूछा है कि जब आपको 24 यानी बीएसपी को 24% का अगर लॉस हो रहा है दलितों में, और अगर अन्य दलित में देखें तो 15% का लॉस, सर ये बड़ा लॉस है कि आपके लिए अरे ठीक है चलता है कोई बात नहीं? नहीं चलता नहीं। ये देखिए मैं यही आपसे कह रहा हूं कि कभी हार जीत का कोई पैमाना नहीं होता है। नहीं, वजह क्या देखते हैं आप? तो लगी रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है। अरे वजह तो बता दीजिए महाराज। लेकिन हमारी पार्टी इस पे मंथन कर रही है। वजह नहीं, आप बोल क्या रही मेरे समझ में नहीं आ रहा सर। वजह क्या लगती है? ये परसेंटेज कम हुए, दलित आपसे भी छटके, उसके पीछे की क्या वजह है सर? स्पष्ट शब्दों में मैंने सवाल पूछ लिया, अगर ना समझ आए फिर से पूछो। कुछ नहीं लग रहा है, बताया आपको मैंने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलूल जलूल हरकतें की, जिससे ये डर गए लोग, और इन लोगों को लगा कि हमारा संविधान जाएगा, तो ये लोग 2 गठबंधन के साथ चले गए। लेकिन अब फिर उत्तर प्रदेश की सरकार जब बनने वाली होगी, तो सारे लोग लौटेंगे, माइनॉरिटी के लोग लौटेंगे, पिछड़े वर्ग के लोग लौटेंगे, और दलित समाज के लोग लौटेंगे। अच्छा, विधानसभा में लौटेंगे? बिल्कुल लौटेंगे। अच्छा, लोकसभा थी इसलिए उनके साथ चले गए। बहुमत की सरकार बनेगी विधानसभा में, चाहे हाँ बीएसपी की ना सर? हाँ ठीक सर। चलिए अरुण राजभर जी, आपका भी एक रिएक्शन। वो तो पूरे दमखम के साथ बता रहे हैं कि वो लोकसभा थे, लेकिन विधानसभा में देखिए दलित जो है वो जाएंगे उनके साथ। देखिए झूठ और छल के कपट करके अगर जीत लिया जाए तो उससे डंका बजाना, बहुत डंका बजाना नहीं कहते हैं। 2024 के चुनाव संविधान खत्म होने के नाम पर इन लोगों ने लड़ा। आप जनता को एक बार झूठ बोल सकते हैं, आरक्षण एक बार खत्म करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, और यहां तक कहेंगे कि अग्निवीर योजना हम खत्म करेंगे, इसके झूठ पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। तमाम बातें आप झूठ बोलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जनता एक बार मौका देती है, बार बार मौका नहीं देती। आपने बार बार जिक्र किया है कि हम चुनाव हारे। हाँ, हमने हारा है,
और हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर समीक्षा कार्यक्रम चला रही है। किन किन वजहों से हम चुनाव हारे हैं और वजह क्या रही है उनको दुरुस्त करने का हम अभियान चला रहे हैं। हमारी पार्टी लगातार सदस्यता अभियान चला करके उन पिछड़े वर्गों को सावधान कर रही है, दलित वर्गों को सावधान कर रही है, जो वंचित वर्ग है उनको हम सावधान कर रहे हैं कि आप झूठ के सहारे आप लड़ाई के जंग में मत जाओ। आप सच को स्वीकार करो कि कौन समाज के लिए सामाजिक न्याय की वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप पीडीए की नारा तो आप चुनाव में दे सकते हैं, लेकिन सत्ता में रहने पर आप पीडीए को सामाजिक न्याय नहीं दे सकते। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। थानों पर, तहसीलों पर, ब्लॉकों पर आज भी हकीकत यह है कि गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनकी फरियाद जब जाती है तो वहां अधिकारी जो मानसिकता जिनकी उस तरीके से है वह उनकी सुनवाई नहीं करते, इसलिए कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं। जब कार्यकर्ता जमीन पर निराश होते हैं तो चुनाव में उसका परिणाम निकलता है। और हमने पकड़ा इस बात को कि हमारे कार्यकर्ता निराश हुए और उन सभी अधिकारियों को उन सभी जनपदों में प्रभारी नियुक्त करके उन सभी अधिकारियों को एक साथ समन्वय बैठा करके जनता के हित में, जनता के फैसले पर काम करने का हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री ने सलाह दिया है। और लगातार जनता के बीच में रहने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, तमाम मंत्रीगण, तमाम संगठन के लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। सवाल इस बात का हवाला दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी ने ये चिट्ठी लिख दिया क्योंकि वो सत्ता पक्ष में। अरे कुछ पढ़ा लिख करके आया करिए कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने तो ये भी कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए अगर किसी ने सबसे बढ़िया काम किया तो मोदी जी ने काम किया। नीट में पिछड़ों को आरक्षण अगर दिया तो कांग्रेस ने तो नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने तो नहीं दिया। यह बात तो दलितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, यह बात तो समाजवादी पार्टी ने किया, यह बात तो उन्होंने कहा, लेकिन इसको आपने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो गड़बड़ियां थी उसको समय रहते दुरुस्त कर लिया गया होता तो विपक्ष इसको मुद्दा नहीं बना पाता। हाँ जरूर था, ये बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक दफा नहीं हजारों दफा इस बात को कहे हैं। उन्होंने तो एक चिट्ठी की बात इसमें कहा है, लेकिन हम 1000 बात इस बात को कहे हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थे उसमें राजनीति के शिकार होने की वजह से उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाई और माननीय ओम प्रकाश राजभर उस समस्या का हल कराना चाहते। हाँ रही इस बात की कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आज बता दें कि समाजवादी 4 बार सरकार रही। 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मजबूत जातियां ही आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, कमजोर जातियों को आरक्षण दिलाने की बात क्यों नहीं हो रही है। रोहिणी कमीशन का गठन इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसीलिए दिया था, 6 साल लगे उस रिपोर्ट को तैयार करने में। 3 अप्रैल 2023 को जब वो रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन में गया तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो ओबीसी वर्गों के हिमायती बनते सबने विरोध किया। क्या यह बात कहे चैनल पर खुल करके कि रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट लागू होनी चाहिए? नहीं विरोध, ये क्योंकि विरोध करते हैं इसका। ये हिमायती चैनल पर आकर बनते हैं, जमीन पर जब सत्ता इनको जनता दे देती है तो इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय समिति गठन कराया। ठीक है सर, मैंने आपकी बात बहुत आराम से सुनी अरुण जी। आपने ये बता दिया कि देखिए जो चीज ओबीसी मोर्चे की भी बात, क्योंकि लगातार बैठक भी चल रही है, उसमें जो कहा गया कि थाना और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, जनप्रतिनिधियों तक सुनवाई नहीं हुई, कार्यकर्ताओं को यहां तक कि बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया जाता था। आपने जिक्र किया यूपी शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को भी विपक्ष ने प्रमुखता से देखिए एक मुद्दा भी बनाया और इसका नुकसान भी हुआ। यानी अगर आपकी सरकार में भी वो सारी चीजें हो रही हैं तो आप जब हो रही थी तब सो रहे थे, और जब चुनाव में कम संख्या आ जाती है, नंबर कम आ जाते हैं, तब जागे हैं कि अच्छा अब सुधारेंगे। तो यानी चुनाव तो फिर हर 6 महीने में इस तरीके से हो, क्योंकि अगर सरकार सुने ही ना। आप अपने चैनलों पर पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 12 बार माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के जो अधिवक्ता हैं, जो सरकारी अधिवक्ता हैं, उनके साथ बैठक करा करके इनके जो प्रतिनिधि मंडल है 12 दफा बैठक कराए थे। क्या हुआ? हम एक बार बैठक कराते हैं, सुनिए, बैठक कराते हैं, जब रास्ता सरकार निकालती है तो पीआईएल दाखिल हो जाती है विपक्ष के द्वारा। नहीं अभी इस पे नहीं, टोपी लाल का पहन करके जा करके धरना देने लेंगे, लखनऊ में आकर के मंत्रियों के कार्यालय धरना देने लेंगे, समाजवादी पार्टी का टोपी लगा करके, झंडा लगा करके। तो फिर जब आप राजनीति के शिकार हो जाएंगे तो सरकार आपका फैसला कैसे करा पाएगी? इसी बात की चिंता हम लोगों को थी कि हम लोग राजनीति का शिकार इस मुद्दे को न होने दिया जाए, फैसला करा दें। लेकिन फैसला कैसे? विपक्ष जब चाहता ही नहीं है कि नौजवानों को हिस्सा मिले, नौजवानों की भागीदारी हो, नौजवानों को न्याय मिले, जब विपक्ष ही नहीं चाह रहा है तो सरकार कैसे कराना चाहेगी? सरकार कौन चलाता है सर? फिर सरकार में क्यों बैठे हैं आप? सरकार तो करना ही चाह रही है, आज भी करने के लिए। जब विपक्ष आपको करने नहीं दे रही तो सरकार में रहने का क्या फायदा सर? आप एक पीआईएल दाखिल आपने देखिए, सैकड़ों उस पर पीआईएल दाखिल है, तमाम याचिकाएं चल रही हैं। और आप कह रहे हैं एक के बाद एक कितनी बैठक, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कितनी बैठकों को आपने जिक्र कर दिया, कितनी बैठकें की आपने?
आपने इतनी बैठकें कर दी, यानी इतनी कमियां दिखी ना आपको? सुनिए, मसला यह है कि फिर भी आप सरकार के साथ है। नहीं, 2644 जातियों का मसला है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ओबीसी दलित वर्गों के विकास का चिंता है, उनके सामाजिक न्याय की चिंता है। अगर चिंता यही तो दिक्कत है सर, चिंता केवल बैठकों तक सीमित है। रोहिणी कमीशन का गठन पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में नहीं कराया गया होता, न वो रिपोर्ट आती। अगर वह रिपोर्ट आई है तो मात्र 144 लोग ही राजनीति में, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत क्यों हो पाए हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए उनको आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, सामाजिक रूप से संपन्न हो गए, यही तो बाबा साहब कहते थे। जो कमजोर तबका है, जो अशिक्षित तबका है, जो विकास से वंचित है, उसको आरक्षण का लाभ दिया जाए ताकि वो ऊपर उठ सके। लेकिन इसका विरोध कौन करता है? जो लूट रहा है वो लूट रहा है, जो नहीं पा रहा है वो नहीं पा रहा है। उसी को दिलाने की लड़ाई तो माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, समाज पार्टी लड़ रही है, हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। ठीक है, सुनील जी का रिएक्शन, उसके बाद सुरेंद्र जी और फिर शिवम। हाँ सुनील जी। इन्होंने तीन बातें महत्वपूर्ण कही। एक तो पीडीए को लेकर के कहा है कि हम पीडीए की केवल बात करते हैं, बात नहीं करते हैं। आप देखिए, कुर्मी समाज, पासी समाज, राजभर समाज और मुस्लिम समाज, जाट समाज, दलित समाज, कितने बड़े पैमाने, निषाद समाज, सब तो जीत करके आए हैं। और आप जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। और आप खुद आज तक पर यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपके पिताश्री योगी आदित्यनाथ जी के पास 12 बार गए हैं, नहीं सुनवाई हो रही है। एक तरफ अनुप्रिया पटेल जी पत्र लिख रही, कई बार पत्र लिख रही, नहीं सुनवाई हो रही। आप आज तक के कार्यक्रम में पहले तो ये बताइए, 27 तक भाजपा में रहोगे या भाजपा से भागोगे? और फिर भाजपा में रह करके कैसे पिछड़ों की बात करो? चिंता मत करिए, 60 साल तक कांग्रेस को समर्थन दिया, तब जाति जनगणना नहीं करा पाए। चुप रहो। 20 साल सरकार चलाया, ठीक है, एक करके सर प्लीज। अरुण जी, हाँ, सत्ता से बाहर हो गए। तो सवाल ये है कि ये लोग, क्योंकि तथ्य नहीं है इनके पास, ना आपके सवाल का जवाब है ना हमारे सवाल का जवाब है, ये पिछड़ों के सवाल का जवाब क्या देंगे? ये परिवार की बात करते हैं, पूरा घर मिला के पार्टी चला रहे हैं, ये परिवारवाद के खिलाफ बात करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल मलाई कोई 5 टिकट मिला, आपका परिवारवाद पैसा कमाना है, अपने अपना नजर नहीं आता। ठीक है सर, एक एक करके प्लीज। अपना देखिए अरुण जी। हाँ, मतलब नहीं, दलित से मतलब नहीं, संविधान से मतलब नहीं, जाति ठीक है सुरेंद्र जी, मतलब नहीं। ठीक है सुनील जी, ओके। सुरेंद्र जी, संविधान में कितने पन्ने होते हैं खुद भी नहीं पता होगा। संविधान लेके खाली घूमिए, ऐसे टहलिए, दिखाइए, खुद नहीं पता होगा। ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, सुनील जी, ठीक है, धैर्य सर, धैर्य। जनता को दिखाइए कि हम संविधान के रक्षक हैं। ठीक सर, ठीक सर। और संविधान में प्रमोशन का आरक्षण, अरे ठीक है अरुण जी, किस बात को दिल पे लगा लिए आप? करेंगे, ठीक है सर, रुक जाइए। हाँ सुरेंद्र जी, जोर की दाढ़ी में तिनका लगा ना, तीन चार तो कुछ है नहीं हाथ में, 3-4 झूठ के सहारे लड़ना है। कही आदरणीय अरुण राजभर जी ने क्या, अर्पिता जी हमें, ठीक, बोलिए सुरेंद्र जी। हाँ, आदि शुभम आ रही है इसके बाद। अरुण राजभर जी ने बड़ी कही, इन्होंने कहा कि भाई हम पढ़ लिख करके नहीं आते, हम तो भाई अनपढ़ अच्छे हैं। क्योंकि आप लोग तो बेदीराम से डिग्री ले आते हो जाकर के, आपकी पार्टी के विधायक एब्सकॉन्डिंग है, पेपर लीक में, नकली डिग्री में, फलानी चीज में, नो तो भैया आप बेदीराम के पढ़े लिखे हो, हम लोग अनपढ़ ठीक है। एक बात सुन लीजिए, हम लोग अनपढ़ ठीक है। अरे देखिए ना, आपके बेदीराम कितना पढ़ा, कौन कहाँ तक पढ़ा, कितना मत कीजिए ना सुरेंद्र जी। अरुण जी रुक जाइए प्लीज सर। अरुण जी, आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा, मत कीजिए ना सर, ये तरीका नहीं हुआ ना। आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। ठीक है, आपको मैं मौका दूंगी, ठीक है मैं दूंगी ना मौका, बीच में थोड़ी बोलिएगा, रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक सर, बिल्कुल देंगे, आप बैठ जाइए, एक सेकंड रुकिए। सुरेंद्र जी, लेकिन ऐसे पर्सनल अटैक मत कीजिए ना, कौन कितना पढ़ा नहीं पढ़ा छोड़िए ना सर, मुद्दे पर बात कीजिए। इन्होंने नहीं अर्पिता, इन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत अटैक किया, मैंने इंतजार किया। इन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि भैया मैं अनपढ़ ठीक हूं, मैं बेदीराम की डिग्री वाला नहीं हूं, पेपर लीक वाला नहीं हूं, मैं नकली डिग्री वाला नहीं हूं जो तुम्हारी पार्टी का एमएलए है जो डिग्रियां बांटता है। तो बात तो ये है ना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उसी अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी है। अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिख करके स्पष्ट कहा है कि योग्य लोगों के नाम पर, कि योग्य लोग उपलब्ध नहीं है, आपने पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया। तीसरी बात, आप एक बात बहुत स्पष्ट बताइए, हम लोग तो नल को, नील को, कोल को, भील को, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, सबको टिकट दे रहे हैं, सारे लोगों को सारे जगहों पर हम रख रहे हैं। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी
तो क्या पिताजी एमएलए रहेंगे, एक लड़का एमएलसी रहेगा, तीसरा लड़का एमपी रहेगा जाकर के, तो हमें इनको ज्यादा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम तो एक चीज कहते हैं कि चुनाव की राजनीति अब मुद्दों पर होगी। और आदरणीय अरुण राजभर जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी एक बात से निकल करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आप कह रहे हो नाकारा है, नंबर 1, कह रहे हो कि सरकार काम नहीं कर पाती है, नंबर 2, और सरकार ओम प्रकाश राजभर जी की कोई बात नहीं मानती है, नंबर 3। तो ऐसी सरकार को आप लात क्यों नहीं मार देते हैं? जो सरकार ना पिछड़ों का काम कर पा रही, ना दलितों का काम कर पा रही, ना आपका काम कर पा रही, ऐसी सरकार में लटके हुए काहे हो? ठीक है अरुण जी, एक छोटा सा रिएक्शन फिर श्रवण जी आ रहे हो आपके पास। हाँ, जब कुछ जाना करिए तब बोल करिए, अगर नहीं कुछ दिमाग में रहता हो तो मत। अरे भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो अनपढ़ हैं, मान लीजिए। आप अपनी बात करिए ना, आप तो बेदी राम वाले पढ़े लिखे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, रुक जाइए। पहले बेदी राम वाले पढ़े लिखे, हमको अनपढ़ बता रहे हो, शर्म नहीं आती? ठीक है सर, नहीं सुनिए, सब पढ़े लिखे हैं सर। चलिए, नहीं तो हम बहुत राजा परिवार के हैं। मत कीजिए ना सर, पर्सनल अटैक्स नहीं प्लीज सर। कौन कितना पढ़ा है नहीं तय करने बैठे हैं सर हम। हाँ, उसको एमएलसी बनाया हमारी पार्टी ने। ठीक है सुरेंद्र जी।